सम्मान के साथ, बेहद आदर के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं माननीय प्रोफेसर डीपी सिंह सर को उनके विशिष्ट व्याख्यान के लिए। सर, आप सभी को विनम्र प्रणाम, नमस्कार। हिंदू विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर राकेश भटनागर जी, जिन्होंने अभी अपना स्वागत उद्बोधन दिया, विद्यालय की कार्य परिषद के सम्मानीय सदस्य प्रोफेसर आनंद मोहन जी, पांडे जी, प्रोफेसर बच्चा सिंह जी, अन्य पीसी मेंबर्स और एसी मेंबर्स, विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर नीरज त्रिपाठी, विश्वविद्यालय के मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र के समन्वयक आशाराम त्रिपाठी जी, कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर संजीव सराफ जी, विश्वविद्यालय के समस्त पदाधिकारीगण, डायरेक्टर, निदेशक, डीन्स, फैकल्टी, एचओडीज, मेरे सभी शिक्षक साथी, कर्मचारी बंधुओं, प्यारे विद्यार्थियों, शोधार्थियों, और इस व्याख्यानमाला में हमारा व्याख्यानमाला व्याख्यान है, उसमें उपस्थित देख रहा हूँ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रोफेसर रेणु जैन, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रोफेसर जनक दुलारी आई जी, वहाँ के कुलसचिव संतोष जी, हमारे नेक के डायरेक्टर प्रोफेसर एस पी शर्मा जी, हमारे आईयूसीटी के डायरेक्टर प्रोफेसर बी के त्रिपाठी जी, तो मैं देख पा रहा हूँ प्रोफेसर डॉक्टर विजय जी, जो कि बीबीसी लंदन में बहुत लंबे समय तक रहे और अभी उन्होंने वो मालवीय मूल्य केंद्र से भी जुड़े हैं। बाबा विश्वनाथ के ऊपर उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है। जाने माने पत्रकार हैं, विद्वान हैं। मुझे ये भी याद है कि मेरे कमीशन के सम्मानीय मेंबर्स भी जुड़े हुए हैं, विभिन्न विश्वविद्यालयों के माननीय कुलपति गण भी इसमें जुड़े हुए हैं, विभिन्न संस्थाओं के निदेशक और प्राचार्य गण भी यह कार्यक्रम विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। और जब से ये विश्वविद्यालय के द्वारा सूचना दी गई सोशल मीडिया पर इस व्याख्यान के बारे में, मुझे लगता है कि मेरे इतने मैसेजेस आए इसको लेकर के, इसलिए पहले मेरी भी कोई दूसरी बैठक थी और इसलिए मैंने त्रिपाठी जी से निवेदन किया था कि मैं अपना वीडियो भेजूंगा और मैंने उसके लिए मानसिक तैयारी की थी। लेकिन जो रिस्पॉन्स मुझे दिखाई दिया कि लोग इस व्याख्यान को सुनना चाहते हैं, वो डीपी सिंह को नहीं, महामना के बारे में सुनना चाहते हैं। वो भावना को मैं ध्यान में रखते हुए मुझे भी लगा कि महामना पर केंद्रित व्याख्यान है और इसलिए मुझे बाकी सब प्राथमिकताएं छोड़ करके ये सर्वोच्च प्राथमिकता इसी को ही देनी चाहिए और इसलिए मैं आज आपके सम्मुख के रूप में उपस्थित हूँ। मैं सबसे पहले आप सभी का यूजीसी की ओर से अभिनंदन करता हूँ वर्ष 2021 के आगमन पर। यह वर्ष सबके लिए सुखद हो, स्वस्थमय हो, आनंदमय हो। 2020 तो जिस तरह से हमने बिताया है, उन परेशानियों से निजात हम सबको मिले और हम एक कोविड फ्री एनवायरमेंट में रह सकें, अपना कार्य कर सकें। ये मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, सबसे पहले तो मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर त्रिपाठी और उनके सभी संगी साथियों को मैं साधुवाद देता हूँ। इनके द्वारा की ये पहल शुरू की गई है महामना व्याख्यानमाला, और वह भी भारत रत्न महामना पंडित मधुर मालवीय जयंती समारोह, जो कि तिथि के अनुरूप है, पौष कृष्ण अष्टमी, जो कि आज की डेट को है, उस समय इसको आयोजित किया गया है। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैं बड़े गर्व का अनुभव कर रहा हूँ कि मुझे यह अवसर दिया है कि इसके व्याख्यान में मैं आपके सामने प्यारे मित्रों, जब हम महामना की चर्चा करते हैं
एक विराट व्यक्ति, एक विशाल व्यक्ति, एक समाज सुधारक, एक पत्रकार, एक शिक्षाविद, कानूनविद, क्या नहीं हमारे सामने आता है, विधिवेता, एक राजनीतिक। बहुत मुश्किल है महामना के व्यक्ति को और को शब्दों में समेटना, और वो भी बहुत कम समय में। लेकिन उसके पश्चात भी मैं कोशिश करूंगा कि महामना से जुड़े हुए कुछ पहलू, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उनके शैक्षिक सोच का जीवन और ज्वलंत उदाहरण है। उसके अतिरिक्त भी देश में बहुत कुछ ऐसा है जो पहले था और आज भी है और भविष्य में भी होगा, जिसमें कि महामना की सोच, महामना का शैक्षिक दर्शन, महामना की व्यक्तित्व और कर्तव्य की झलक हमें दिखाई देती है। और इसलिए जब हम आज महामना व्याख्यान माला ये प्रथम व्याख्यान कर रहे हैं, प्रथम शब्द पर मैं ध्यान देता हूँ, और इसलिए मैं यात्रा वहां लोगों से कि महामना मदन मोहन मालवीय बचपन से लेकर के आगे तक उनकी सोच कैसे रही, कैसे ये बड़ा विचार, बड़ा सपना, क्रांतिकारी कदम महामना ने उठाया और कैसे इसको एक अच्छा आगे बढ़ाया, सपने को साकार किया। तो वहां से मैं शुरू करता हूं और मैं ये मानता हूं आप सबसे ज्यादा हमारे जो युवा विद्यार्थी हैं, हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, देश की जो युवा पीढ़ी है, तो ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे जो महापुरुष थे, हमारे जो मालवीय जी थे, उन्हें महामना ऐसे ही नहीं कह दिया गया। इस महामानव की दृष्टि क्या थी, इस महामानव के सपने क्या थे, और उन सपनों को साकार कैसे उन्होंने किया। इसलिए क्योंकि प्रथम व्याख्यान है, थोड़ी सी मैं इतिहास में आपको ले जाना चाहूंगा और मैं साथियों बताना चाहूंगा कि जब संपूर्ण देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा था, देश गुलाम था, साथ ही सामाजिक, आर्थिक एवं शिक्षा के क्षेत्र में हम पिछड़े हुए थे। ऐसी विकट परिस्थिति में सन 1861 में प्रयागराज में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म हुआ। मालवीय जी का सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ ऐसे तो बचपन में ही हो गया था, परंतु राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान 25 वर्ष, मात्र 25 वर्ष की अवस्था में 1886 में कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे वार्षिक अधिवेशन से हुई, जहां पर उनके ओजस्वी भाषण से उनके प्रखर व्यक्तित्व का प्रथम दर्शन मिला, जो आजीवन देखने को मिलता रहा। और आज भी जिसका चर्चा अलग अलग गलियारों में होती है, चाहे वो राजनीति के गलियारे हों, चाहे वो शिक्षा के गलियारे हों, अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में मालवीय जी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा के क्षेत्र में रहा। जैसा कि हम सभी जानते, वे शिक्षा को मानव मात्र का अधिकार तथा उसका समुचित प्रबंध सरकार का कर्तव्य समझते थे। आज हम जिस निःशुल्क एवं कंपल्सरी, अनिवार्य तथा शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं, वस्तुतः मालवीय जी 104 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय प्रणाली के आधार पर प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों में सर्वसाधारण के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के पक्षधर थे। इतना ही नहीं, आज विज्ञान और तकनीकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन पर जोर दिया जा रहा है, उसका भी सपना मालवीय जी लगभग 100 वर्ष पहले ही देख चुके थे। मालवीय जी की शिक्षा विषय चिंतन में स्त्री शिक्षा, आधुनिक विज्ञान की शिक्षा, संस्कृत की शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन, देशभक्ति की शिक्षा, चरित्र निर्माण, चिकित्सा शिक्षा, शिक्षा के माध्यम क्या हो आदि को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। और उनकी यह चिंता देश की उन्नति एवं विकास के लिए आवश्यक भी थी और अनिवार्य भी थी। मालवीय जी के विचार में विद्यार्थियों का चरित्र गठन शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। जैसा कि अभी हमारे माननीय
कुलपति काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने चर्चा की। मालवीय जी विद्यार्थियों को उपदेश देते हुए कहते थे, सत्येन ब्रह्मचर्येण कायामेनार्थ विद्या देशभक्त्या आत्मत्यागेन सम्मान रहे सदाभव। अर्थात सत्य, ब्रह्मचर्य, व्यायाम, विद्या, देशभक्ति, आत्मत्याग द्वारा अपने समाज में सम्मान के योग्य बनो। 1905 में प्रकाशित काशी हिंदू विश्वविद्यालय की प्रस्तावना में उन्होंने लिखा था, मैं दोहराना चाहूंगा, व्यक्ति और समाज की उन्नति के लिए बौद्धिक विकास से भी अधिक महत्वपूर्ण है चारित्रिक विकास। मात्र औद्योगिक प्रगति से ही कोई देश खुशहाल, समृद्ध और गौरवशाली राष्ट्र नहीं बन जाता। अतः युवाओं का चरित्र निर्माण करना प्रस्तावित विश्वविद्यालय यानी BHU काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक प्रमुख लक्ष्य होगा। उन्होंने आगे कहा था, उस शिक्षा द्वारा यहाँ केवल अभियंता, चिकित्सक, विद्वेता, वैज्ञानिक, शास्त्रज्ञ, विद्वान ही नहीं तैयार किए जाएंगे, वरन ऐसे व्यक्तियों का निर्माण किया जाएगा जिनका चरित्र उज्जवल हो, जो कर्तव्य परायण और मूल्यनिष्ठ हो। यह विश्वविद्यालय यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय केवल अर्जित ज्ञान के स्तर को प्रमाणित कर डिग्रियां देने वाली संस्थान होकर योग्य सच्चरित्र नागरिकों की पौधशाला होगा। अब साथियों देखिए, उनकी जो ये दृष्टि थी विश्वविद्यालय की 100 वर्ष पहले, मुझे लगता है कि आज भी किसी विश्वविद्यालय की स्थापना का हम सपना देखें और स्थापित करना चाहें, यही बड़े लक्ष्य में रखने हों और यही किसी विश्वविद्यालय का, किसी शिक्षण संस्था का, किसी शिक्षा मंदिर का उद्देश्य होना चाहिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व भारत में 5 विश्वविद्यालय थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, बंबई और लाहौर विश्वविद्यालय। परंतु मालवीय जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में देश में पहली बार एक ऐसी पूर्ण आवासीय फुली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी की स्थापना की कल्पना की थी, जो 20वीं सदी में हर तरह से नालंदा एवं तक्षशिला विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करता हो, तथा जिसमें धर्म, साहित्य, संस्कृति, कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि विज्ञान, शिक्षा विज्ञान, तकनीकी, संगीत और ललित कलाओं की पढ़ाई एक परिसर में संभव हो, सब कुछ एक परिसर में हो। विद्यार्थियों के मामले में महामना का मानना था, विद्यार्थियों को सर्वप्रथम अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना चाहिए। उनका विद्यार्थियों के लिए सूत्र वाक्य था, वो कहते थे, दूध पियो कसरत करो, दूध पियो कसरत करो, नित्य जपो हरि नाम, मन लगाए विद्या पढ़ो, पूरेंगे सब। उन्हें सदा यह भाव, उन्हें मतलब विद्यार्थियों को सदा यह भाव चित्त में रखना चाहिए कि हम अपने को ऐसा योग्य बनाएं कि अपने देश की अच्छी सेवा कर सकें तथा अपनी विद्या, अपने चरित्र और अपनी देशभक्ति से अपने देश का गौरव बढ़ा सकें। साथियों, मालवीय जी ने इतने वर्ष पूर्व स्त्री शिक्षा का समर्थन किया था और विरोधियों को जवाब देते हुए वो कहा करते थे, जिस शिक्षा द्वारा पुरुषों में मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक गुणों का प्रकाश होता है, विकास होता है, जिसकी सहायता से उनका जीवन उच्च हो जाता है, उस शिक्षा को पाकर स्त्रियों के मन और हृदय उन्नत होकर अधोगति की ओर आकर्षित होंगे, ये कैसे आश्चर्य की बात है। उन्होंने आगे ये भी कहा था उस समय, जो शिक्षा पुरुषों को प्रकाश की ओर ले जाती है, वही स्त्रियों को अंधकार की ओर घसीट ले जाएगी। यह कहाँ का विचित्र तर्क है, कहाँ का विचित्र न्याय है। मालवीय जी का मानना था कि पुरुषों की शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण स्त्रियों की शिक्षा है, क्योंकि वे ही भारत की भावी संतानों की माताएं हैं। वे चाहते थे एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के आधार पर स्त्रियों को इस तरह शिक्षित किया जाए, उनमें प्राचीन तथा नवीन सभ्यताओं के सभी सद्गुणों का समन्वय हो और जो अपनी शिक्षा द्वारा भावी भारत के पुनर्निर्माण में पुरुषों का पूर्ण रूप से सहयोग कर सके। साथियों,
1903 से 1912 तक क्रांति काउंसिल के सदस्य की हैसियत से मालवीय जी ने देश की सेवा की और अपने इस 9 साल के कार्यकाल में उन्होंने लगान में कमी, कृषि शिक्षा और विकास, सिंचाई, स्वास्थ्य आदि सामाजिक सुविधाओं की तरफ काउंसिल का ध्यान आकर्षित किया। शिक्षालय मानव मूल्यों के उपार्जन, संवर्धन तथा विकास के प्रमुख स्थल हैं, वो कहा करते। ऐसे आदर्श और मानक स्थितियों के विकास से ही मानव मूल्यों की शिक्षा का प्रसार हो सकता है। इसके फलस्वरूप एक युवा का मनोसामाजिक और तदुपरांत आध्यात्मिक विकास संभव हो। वे हमेशा आध्यात्मिक विकास पर जोर दिया करते थे। शारीरिक विकास, भौतिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास के साथ साथ शिक्षा के इस महत्व को दूरदर्शी मालवीय जी ने भली भांति समझ लिया था और प्रारंभिक तथा शिक्षा के केंद्र के रूप में वाराणसी को अपनी तपस्थली बनाया। 1904 में वाराणसी में काशी नरेश जी प्रभु नारायण सिंह जी की अध्यक्षता में एक भाषण के दौरान हिंदू विश्वविद्यालय की योजना प्रस्तुत की गई। 1906 के कुंभ के अवसर पर काशी में एक भारतीय विश्वविद्यालय के नाम से विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय फिर दोहराया गया। 1911 में काशी में दरभंगा नरेश रामेश्वर की अध्यक्षता में हिंदू यूनिवर्सिटी सोसाइटी नामक संस्था स्थापित की गई, जिसमें डॉक्टर एनी बेसेंट की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1915 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक्ट पारित हुआ और 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन विश्वविद्यालय का शिलान्यास होने के साथ उनकी कल्पना ने आकार ले लिया। आगे चलकर मालवीय जी 1919 में हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर नियुक्त हुए और इस पद पर 1939 तक कार्य करते थे और उसके पश्चात जीवन पर्यंत रेक्टर के रूप में सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी के कुलपतित्व में उन्होंने कार्य करना स्वीकार किया। ये अपने आप में बहुत ही बिरला उदाहरण है, वो कहीं और देखने को नहीं मिलता। एक व्यक्ति जो संस्थापक रहा हो, जो 20 वर्ष तक कुलपति रहा हो, उन्होंने विश्वविद्यालय की सेवा करने के लिए रेक्टर के रूप में कार्य करना स्वीकार किया। ये उनकी विशालता, उनकी विराटता, उनका विश्वविद्यालय के प्रति समर्पण भाव का ही द्योतक है। 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार एक दूसरे तरीके से हुआ, जो कि भारत की परंपरागत पद्धति से हटकर था। भारत पर औपनिवेशिक शासन के कारण तत्कालीन शासकों द्वारा उस पर एक ऐसी शिक्षा पद्धति थोपने का प्रयास किया गया जो यहाँ के नागरिकों के बजाय शासकों के हितों की पूर्ति अधिक करती थी। ऐसे समय में एक सुदृढ़ विकल्प की आवश्यकता थी, जिसमें आधुनिकता के साथ साथ परंपरागत चिंतन और ज्ञान को भी साथ ले जाने की क्षमता हो, जो तत्कालीन और भावी समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सके और जिसका लक्ष्य मात्र भौतिक विकास ही नहीं, अपने संपूर्ण मानवीय मूल्यों के पोषण भी हो। मालवीय जी भारतवर्ष की इस आवश्यकता को पहचानते थे और इसलिए उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की ऊर्जा को भारत के भावी समाज के दिशा निर्देशक तत्व शिक्षा और शिक्षा के संसाधन के विकास में समर्पित कर दिया। वे ये महसूस करते थे कि इस वर्तमान यांत्रिक युग में मूल्य और नैतिक आदर्शों को सतत अभाव हो रहा है। ऐसे में उनकी एक मुख्य चिंता यह भी थी, शैक्षणिक संस्थाओं में धीरे धीरे प्रवेश कर रही भौतिक लालसा और अराजक मनोवृत्ति में कैसे सकारात्मक और गुणात्मक परिवर्तन किया जाए। मालवीय जी कहते थे, एक विश्वविद्यालय की आवश्यकता सामान्य तथा वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा के प्रसार और प्राकृतिक संसाधनों के साथ राष्ट्रीय भौतिक समृद्धि के लिए है। का अभिप्राय यह हुआ कि राष्ट्र की भौतिक समृद्धि को भी उन्होंने केंद्र में रखा, लेकिन आगे वो कहते थे, किंतु सिर्फ औद्योगिक विकास द्वारा समाज की सुख समृद्धि
सुनिश्चित नहीं की जा सकती और न वह उन्हें राष्ट्रों के पैमाने पर कोई स्थान दिला सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भौतिक समृद्धि से अधिक आवश्यक है नैतिक विकास। यहां तक कि औद्योगिक समृद्धि भी नैतिक विकास के बिना संभव नहीं है। एक स्थान पर मालवीय जी ने शिक्षा के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए लिखा था कि शिक्षा किसी जाति या समुदाय की इजारदारी नहीं है। शिक्षा की समस्या वस्तुतः मानवता की समस्या है और भविष्य में मानवता की रक्षा कैसे हो तथा मानवतावादी विचारों का शांति और भ्रातृत्व के विकास में कैसे योगदान हो, यह प्रश्न सभी शिक्षकों के समक्ष उपस्थित है। उनका मानना था कि जब तक हमारे भीतर भावनात्मक स्तर पर समृद्धि नहीं होगी, मन और हृदय से हम पवित्र न होंगे और जब तक हमारे जीवन में सृजन और कलाओं के द्वार न खुलेंगे, सुंदर और असुंदर की समझ न पैदा होगी, तब तक हम समुचित ढंग से विकसित नहीं होंगे। वे कहते थे, संकीर्ण हृदय तथा ग्रे मन मस्तिष्क में ही निकृष्ट कोट की वासनाओं, हिंसक वृत्तियों और राग द्वेष को ठहरने का अवसर मिलता है और इसलिए वे हमेशा जोर देते थे हृदय की शक्तियों के विकास। एक बार उन्होंने कहा था, जो विश्वविद्यालय, जो संस्था केवल ब्रेन पावर को डेवलप करती है, हार्ट पावर पर ध्यान नहीं देती, वह अपना अधूरा काम करती है। मूलधर्मी शिक्षा ही इन बुरी वृत्तियों से विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क को मुक्त कर सकती है, ऐसा उनका मानना था। ऐसी शिक्षा देने वाले अध्यापकों की भी सोच और विचार के साथ आचरण में पारदर्शी बनना होगा, तब उनकी शिक्षा का प्रभाव पड़ेगा। कथनी और करनी के अंतर को कम करना होगा। शिक्षक के रूप में जो कुछ हम कह रहे हैं, जो कुछ कक्षाओं में बता रहे हैं, वह हमारे आचरण में परिलक्षित होना चाहिए। भारत में शिक्षा के माध्यम से उच्च मानवीय मूल्यों के प्रसार में मुझे लगता है कि जितनी महती भूमिका महामना पंडित मनोहर मालवीय जी की है, उतनी हम आधुनिक भारत के इतिहास में बड़े लोगों की ही पाते हैं। मालवीय जी तो बचपन से ही भारतीय जीवन मूल्यों के संतरण करता और सामाजिक जीवन में उनके पोषक रहे। हम सभी जानते हैं कि महान स्वतंत्रता थे। इसका एक अप्रतिम उदाहरण उनके द्वारा स्थापित की है गौरवशाली संस्था काशी विश्वविद्यालय के रूप में हमारे सामने। सन 1912 में उन्होंने अपने स्वप्न को यथार्थ के धरातल पर साकार करने के लिए सुनियोजित ढंग से कार्य भी आरंभ किए थे। मालवीय जी का विचार था कि भारत को एक दिन तो स्वतंत्रता मिल ही जाएगी और तब जब अंग्रेज इस देश से चले जाएंगे तो स्वतंत्र भारत के नवनिर्माण के लिए ऐसे चरित्रवान नागरिकों की आवश्यकता होगी जो देश और समाज को सुमार्ग पर ले जा सके। ऐसी स्थिति में उच्चतर मानवीय मूल्यों को संपोषित करने वाली शैक्षिक संस्था की आवश्यकता होगी तो सुयोग्य नागरिकों की पौधशाला बन सके। जब भारत को स्वतंत्रता मिलेगी तब देश को मूल्य समृद्ध नागरिकों की आवश्यकता होगी और तब शिक्षा और शिक्षालय ही देश में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। उनका मानना था कि मूल्य आधारित शिक्षा द्वारा ही राष्ट्र सब प्रकार के शोषण, अशांति, भ्रष्टाचार, घृणा और उपनिवेशवाद का सशक्त से मुकाबला कर सकता है। जब व्यावहारिक रूप में तत्कालीन शासकों द्वारा मूल्य आधारित तंत्र और शिक्षा की बजाय शासन के सहायक उपकरणों के विकास में ही रुचि दिखाई जा रही थी। मालवीय जी का मानना था कि भारत को अपने भावी मार्ग को विकसित करने के लिए अधिक प्रबुद्ध और मूल्यनिष्ठ नागरिकों की आवश्यकता है, जो कि गुणात्मक शिक्षा द्वारा ही संभव है। उनकी इस भविष्यगामी दृष्टि की उपादेयता को आज हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आज उनके द्वारा स्थापित संस्था काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को
हम व्यक्तियों की संस्था नहीं बल्कि संस्थाओं की मातृ संस्था भी कह सकते हैं। कहा जाता है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना ऐसे देशभक्त नागरिकों के निर्माण के लिए की गई थी जो निस्वार्थ भाव से सार्वजनिक और राष्ट्रीय प्रश्नों के साथ स्वयं के संबंध में कुछ निर्णय ले सके। मालवीय जी का कहना था कि किसी देश की एकता एवं संप्रभुता के लिए एक राष्ट्रीय भाषा की आवश्यकता होती है और यह काम हिंदी से ही हो सकता है। इसी महान उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मालवीय जी की इच्छा थी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी माध्यम से शिक्षा दी जाए, परंतु तत्कालीन शिक्षा सचिव बटलर के विरोध के कारण तब ऐसा संभव नहीं हो पाया और इसलिए मालवीय जी ने दुख व्यक्त करते हुए विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के बारे में 26 जनवरी 1920 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दीक्षांत भाषण में कहा था, संसार में कोई ऐसा सभ्य देश नहीं है जहां प्रारंभिक तथा उच्च श्रेणियों की शिक्षा के लिए मातृभाषा का प्रयोग न किया जाता है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा करते हुए यह भी कहा था कि अगर मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं तो मैं यह कह सकता हूं कि मैंने 7 वर्ष की ही अवस्था से अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया था और मुझे इस भाषा को सीखते हुए और प्रयोग करते हुए 61 वर्ष हो गए, परंतु मैं स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूं कि मैं जितनी सरलता से अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सकता हूं कि आदि भी में अंग्रेजी भाषा। मालवीय जी हिंदी को अखिल भारतीय संपर्क भाषा बनाना चाहते थे। उनका स्पष्ट कहना था कि हम नहीं कहते कि देश भर में एक ही भाषा रहे, अन्य प्रांतीय भाषाएं न रहें, हर प्रांत में अपने अपने प्रांत की भाषा उन्नति करे और अभी तक जो काम अंग्रेजी द्वारा होता आया है वह काम अब हिंदी द्वारा होना चाहिए। मुझे लगता है उनके इस विचार को आज और अधिक महत्व देने की आवश्यकता है। 26 जनवरी 1920 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का दीक्षांत भाषण देते हुए मालवीय जी ने यह भी कहा था कि हमारे देश में भी 14 वर्ष तक की प्रारंभिक तथा द्वितीय श्रेणी की शिक्षा की प्रणाली पर फिर से विचार होना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में हमें केवल विद्यार्थियों को पढ़ने लिखने तथा जोड़ने की शिक्षा देकर ही चुप न रह जाना चाहिए। संसार की प्रगति को देखते हुए शिक्षा व्यवस्था का यह क्रम सर्वथा अनुपयुक्त है। अपने देश में प्रारंभिक अवस्था में हमें प्रारंभिक विज्ञान तथा साधारणतः रोचक शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए। मालवीय जी 1887 में हिंदुस्तान हिंदी पत्र के संपादन कार्य से पत्रकारिता से जुड़े और आगे चलकर इंडियन ओपिनियन, अभ्युदय, लीडर, हिंदुस्तान टाइम्स, सनातन धर्म, हिंदुस्तान रिव्यू, इंडियन पीपल आदि पत्रिकाओं का संपादन प्रकाशन में उन्होंने अपना योगदान दिया। इन पत्रिकाओं के माध्यम से भी उन्होंने भारतीय मानस में शिक्षा के प्रचार प्रसार में अपनी महनीय भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी मनोभिलाषा व्यक्त करते हुए कहा था, न त्वहं कामे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्वहम कामे दुख तात्कं प्राणिनाम नाशनम। अर्थात मैं राज्य की कामना नहीं करता, न स्वर्ग की, और न ही मुझे मोक्ष चाहिए। मेरी तो ये उत्कट कामना है कि दुखों से तपाए हुए प्राणियों का कष्ट दूर करूं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मालवीय जी कृष्ण में दुखों से मुक्ति का सबसे महत्वपूर्ण साधन शिक्षा ही था। साथियों, काशी हिंदू विश्वविद्यालय महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की दूरदर्शिता अपनी शैक्षिक दर्शन का एक अनुपम उदाहरण है। इसे सर्व विद्या की राजधानी कहा जाता है। अभी हमने काशी हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के द्वारा रचित था और जिसे लयबद्ध किया था,
पंडित ओंकारनाथ ठाकुर में इसका वर्णन है। समग्र शिक्षा और शिक्षा के माध्यम से शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का अद्भुत तपोवन है ये शिक्षा मंदिर। इतना विराट है, विशाल है, बड़ा है, हरा भरा है ये परिसर, और यह हमें प्रेरित करता है कि हम वचन से, मन से, वचन से और कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा बड़ा बनने की प्रेरणा लें इस परिसर से, शिक्षा मंदिर से। भारत की ज्ञान शक्ति को विश्व में शीर्ष की ओर ले जाने में भारत रत्न महामना की यह तपस्थली निरंतर अपना योगदान देती रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। मालवीय मूल अनुसंधान केंद्र को इस श्रेष्ठ आयोजन के लिए मैं साधुवाद देता हूँ। महामना के विचारों से न केवल यह विश्वविद्यालय, न केवल अपना देश, बल्कि विश्व और संपूर्ण शिक्षा जगत लाभान्वित होता रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में महामना का शैक्षिक चिंतन प्रतिबिंबित होता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट के द्वारा उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी निशंक तत्पर हैं इसके क्रियान्वयन के लिए, और बहुत सारी समितियां, बहुत सारे एक्सपर्ट ग्रुप्स इस पर काम कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली विभिन्न संस्थाएं, यूजीसी, एआईसीटी, अन्य ऑर्गेनाइजेशंस इसमें कार्यरत हैं, और जल्दी ही इम्प्लीमेंटेशन प्लान देश के सामने होगा और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम जब बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो मैं ये महसूस करता हूँ, और आप भी इससे सहमत होंगे, उसमें महामना का शैक्षिक दर्शन हमें प्रतिबिंबित होता है। उनकी सोच हमें दिखाई देती है, उनकी समग्र शिक्षा का भाव हमें दिखाई देता है। व्यक्तित्व के, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की अवधारणा उसमें हमें दिखाई देती है। विश्व शांति, वैश्विक नागरिकों का निर्माण, इसकी परिकल्पना हमें दिखाई देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मुख्य दृष्टि वो यह है कि हमारे विद्यार्थी इस तरह से विकसित हों कि वे अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अपनी सांस्कृतिक विरासत, कल्चरल हेरिटेज, अपनी अच्छी परंपराएं, श्रेष्ठ परंपराएं, अपने अच्छे सद्गुण, अपने मानवीय मूल्य, अपने भारतीय मूल्य, इंडियन ईथोस, उससे जुड़े रहें। लेकिन उसके साथ साथ हमारे विद्यार्थी वैश्विक नागरिक यानी कि ग्लोबल सिटीजन के रूप में डेवलप हो, और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय फलक को भी बढ़ाने की इसमें चर्चा की गई है। हमारे महान शिक्षाविद, हमारे महामना और दूसरे हमारे जो शिक्षाविद हैं तत्कालीन, चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी हों, चाहे वो महात्मा गांधी जी हों, चाहे स्वयं महामना हों, चाहे डॉक्टर राधा कृष्णन जी हों, और चाहे हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हों, सबने होलिस्टिक एजुकेशन की बात की, सबने मल्टी डिसिप्लिनरी का जोर दिया है, सबने कैरेक्टर फॉर्मेशन की बात की है, कैरेक्टर बिल्डिंग की बात की है, सबने लिंकिंग एजुकेशन विद नेशनल डेवलपमेंट एंड नेशनल बिल्डिंग की चर्चा की है। साथियों, आज आवश्यकता है जब हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वित होने जा रही है, हम पुनः भारत की उस अतीत, गौरवशाली अतीत को ध्यान में रखते हुए एक मोस्ट मॉडर्न, साइंटिफिकली, टेक्नोलॉजिकली, मेडिकली एंड अदरवाइज ऑल्सो एक मोस्ट डेवलप्ड इंडिया के रूप में, स्किल इंडिया, डिजिटलाइज्ड इंडिया के रूप में भारत को, नए भारत के निर्माण में हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह योगदान सुनिश्चित करे। हमारे शिक्षा मंदिर, हमारे बहुत से माननीय कुलपतिगण, हमारे प्राचार्यगण इसमें जुड़े हुए हैं, हमारे शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं। महामना का पुण्य स्मरण करते हुए, उन्हें आदरांजलि देते हुए, विराट व्यक्तित्व के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं आप सबका यह आह्वान करना चाहता हूँ कि महामना को अच्छे से पढ़ें, महामना की दृष्टि को
आज आप अपने परिसरों में उतारने की कोशिश करें और महामना के साथ साथ जो भी हमारे विचारक हैं, भारतीय विचारक हैं, उनकी दृष्टि हमारे परिसरों में दिखनी चाहिए। हमें उनकी जीवंतता अनुभव होनी चाहिए, उनके आचरण हमें परिलक्षित अपने विद्यार्थियों शिक्षकों में होनी चाहिए। तभी हम एक मजबूत, समर्थ, सशक्त, सार्थक और विकसित भारत का निर्माण कर पाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं पुनः मानवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र को बधाई देता हूँ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी का के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी के प्रति, और विशेषकर जो माननीय कुलपतिगण, संस्था प्रमुख और मेरे साथी नेक के डायरेक्टर, आईसीटी के डायरेक्टर साहब जुड़े हुए हैं, उन सबके प्रति, विजय राणा साहब के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी को धन्यवाद। काशी हिंदू विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति की ओर चले, यह इन श्रेष्ठ परंपराओं के लिए, जिस शैक्षिक सोच के लिए जाना जाता है, उसमें और वृद्धि हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ और महामना के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।